गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे। विषय सामग्री का आधुनिक वर्गीकरण। अब हमारे जो इकोनॉमिक्स है, इसमें हमारे इकोनॉमिक्स में क्या किया है, हमने इसका सब्जेक्ट का हमने वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया है। मतलब हमारे इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन सेकेंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। माइक्रो यानी सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और मैक्रो यानी वृहत या समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, है ना। अब आप पूछेंगे कि मैडम ये क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है बच्चों जिसमें हम छोटी छोटी इकाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। छोटी इकाइयाँ यानी जैसे एक व्यक्ति की आय कितनी है, एक व्यक्ति का खर्च कितना है, एक व्यक्ति का उपभोग कितना है या कंजम्पशन कितना है, उसकी सैलरी कितनी है ना, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटी इकाइयों की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद में है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो यानी जिसमें हम लार्ज स्केल पर बात करते हैं। किसकी, लार्ज स्केल पर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। लार्ज स्केल मीन्स वृहत या समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र यानी इसमें होल इकोनॉमी की बात करेंगे। संपूर्ण अर्थव्यवस्था है या राष्ट्रीय आय हो गई, नेशनल इनकम है ना, नेशनल कंजम्पशन है, कितना हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हम कितना उपभोग कर रहे हैं, या राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कितना खर्च है ना। तो इस तरीके से हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करेंगे, हमारे होल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हमारे इकोनॉमिक्स में 2 प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं, है ना। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं, ह्यूमन बीइंग के थ्रू मनी अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लाइक एग्जाम्पल टीचिंग बाय अ टीचर, है ना। टीचर जो किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, है ना। शी और ही अर्न मनी। एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय डॉक्टर, है ना। अगर कोई डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, इट मीन्स वो क्या लेगा, फीस लेगा। मतलब इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब जब भी कोई मनुष्य धन कमाने के उद्देश्य से जितनी भी क्रियाएं करता है जिसमें उसको मुद्रा मिलती है या उसको हम मनी से मेज़र कर सकते हैं या मुद्रा से माप सकते हैं, वो क्या कहलाएंगी, आर्थिक क्रियाएं। जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं, है ना, उसके बदले वो किसी कोचिंग में पढ़ाए या स्कूल में पढ़ाए, उसके बदले उनको सैलरी मिलती है। डॉक्टर है, अगर वो पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है तो निश्चित सी बात है उससे आप फीस प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गई हमारी इकोनॉमिक या आर्थिक क्रियाएं। अब इसके बाद बात करेंगे हम अनार्थिक क्रियाओं की, है ना, यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो लव, पेट्रोटिज्म, है ना, देश प्रेम के कारण, ठीक है, या फ्रेंडशिप के कारण, है ना, सिंपैथी के कारण, जिससे हम सहानुभूति के तौर पर किसी के लिए कुछ काम करें, या सोशल वर्क है, समाज सेवा के लिए, या कल्चरल कोई हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो हमारे रीति रिवाज के अंतर्गत हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिनका एम अर्निंग मनी नहीं होता है, वो सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, है ना। जैसे आपसी प्रेम है, स्नेह है, सहानुभूति है, रीति रिवाज है, समाज सेवाएं हैं, जिससे हमको पैसा नहीं मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आपके कोई फ्रेंड है, वो बीमार हो गई है और आपने उसका जो क्लास वर्क है वो कंप्लीट कर दिया या उसकी कॉपी कंप्लीट कर दी, उसके नोट्स प्रिपेयर कर दिए, तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी, अनार्थिक क्रियाओं में या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत इनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंस देखते हैं इसका। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दिस आर अंडरटेकन बाय ऑन मनी, है ना, ये मनी अर्न करने के लिए की जाती है, ठीक है। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है दिस अंडरटेकन विथ अ लव, अफेक्शन एंड विथ सर्विस। हम किसी सहानुभूति, प्रेम की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। दिस कैन बी मेजर्ड इन टर्म इन मनी, इनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो दिस कैन नॉट बी इवेल्युएटेड इन अ टर्म ऑफ मनी। अब हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, है ना। जैसे अगर आप किसी की हेल्प कर देते हो तो क्या हेल्प के बदले आप चाहते हो उसको पैसे से तोलोगे कि किसी की हेल्प करने पर? नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम उसको मनी में मेज़र नहीं कर सकते हैं। दीज आर स्टैट्यूटरी इन नेचर, ये स्टैट्यूटरी नेचर की होती है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक की तो दीज आर नॉट स्टैट्यूटरी इन नेचर, ये स्टैट्यूटरी नेचर की नहीं होती है, ठीक है। दिस आर लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया, ये एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कैसी होती हैं, लिमिटेड होती हैं, है ना। एक पर्टिकुलर एरिया के लिए वो लिमिटेड हो जाएंगी। और जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एरिया कैसा होता है, अनलिमिटेड है, इसमें कोई लिमिटेशन है ही नहीं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इसी एरिया में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी या उस एरिया में होंगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, स्टैट्यूटरी का मीनिंग होता है वैधानिक, है ना। ये तो आप सोचोगे स्टैट्यूटरी का मैडम ने मीनिंग नहीं बताया, ठीक है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट है दिस आर इंस्पायर्ड बाय नीड्स, है ना। अब आर्थिक क्रियाएं कैसी होती हैं, इंस्पायर्ड होती नीड के कारण, हमें आवश्यकता होती है तभी हम क्या करते हैं, काम करते हैं। जबकि अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये कैसी होंगी, ये सेल्फ इंस्पायर्ड है, ये स्वप्रेरित होती है, मतलब हमारी खुद की इच्छा से होती है, ठीक है। अब हम आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर की बात करें तो यह धन की प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है आर्थिक क्रियाएं, क्योंकि इसमें हमारा उद्देश्य क्या होता है, धन कमाना, है ना। जबकि अगर हम अनार्थिक क्रियाओं की बात करें तो अनार्थिक क्रियाएं सेवा भावना के उद्देश्य से, प्रेम, है ना, आपसी प्रेम या स्नेह के कारण हम करते हैं। अच्छा, आर्थिक क्रियाओं में क्या मिलता है, हमको पैसा मिलता है ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा के थ्रू माप सकते हैं। जबकि अनार्थिक क्रियाओं में क्या होता है, हमें पैसे मिलते ही नहीं हैं, है ना। ये तो हम क्या करते हैं, आपसी प्रेम स्नेह की वजह से करते हैं, तो इसमें हमको पैसे मिलने का तो सवाल ही नहीं है, इसलिए हम इसको मुद्रा में नहीं माप सकते हैं, है ना। इनका वैधानिक होना आवश्यक है ना। अब क्या है, आर्थिक क्रियाएं वैधानिक होनी चाहिए, अगर वो वैधानिक नहीं है, अवैधानिक हैं, तो निश्चित सी बात है आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी, है ना। अब आप बोलोगे कि मैडम आर्थिक क्रिया होनी चाहिए, स्मगलिंग है ना, कालाबाजारी करना है या फिर मिलावट करना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं, ये सारी चीज़ें वैधानिक नहीं हैं, इसीलिए ये आर्थिक क्रियाएं नहीं कहलाएंगी। फिर अगर हम इसकी बात करें अनार्थिक क्रियाओं की, तो विधान से इनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, क्योंकि वैधानिक होना ज़रूरी नहीं है, है ना। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे लव अफेक्शन की वजह से होती है, आपसी प्रेम सहानुभूति की वजह से होती हैं, तो इनका वैधानिक होना ज़रूरी नहीं होता है। फिर आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं का क्षेत्र कैसा होता है, असीमित होता है। यह आवश्यकताओं से प्रेरित होती है और ये स्वप्रेरित होती हैं, है ना, स्वयं की प्रेरणा से होती हैं। तो आगे हम बात करें इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हमारे अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व या लाभ, ठीक है। सबसे पहला है हमारा थ्योरेटिकल एडवांटेजेस, यानी सैद्धांतिक लाभ। अब हमारे इसमें सैद्धांतिक लाभ क्या क्या होंगे, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, है ना, इसमें तर्क शक्ति का विकास होगा।
है ना। अब तर्क शक्ति का विकास का क्या मतलब हुआ कि हमारे इसमें इकोनॉमिक्स में जो है हमारा डेवलपमेंट है, लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होगा, लॉ एंड थ्योरीज, है ना। इकोनॉमिक्स में जो लॉजिक है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र में आपको भी पता है नियम है, सिद्धांत है ना, उसके तर्क भी हैं, ठीक। तो मनुष्य की तर्क शक्ति का भी इससे क्या होगा, विकास होगा, है ना। मनुष्य हर चीज़ में तर्क करेगा कि भाई ये सही है, ये गलत है, अगर ये सही है तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ये गलत है तो हम ऐसा क्यों करते हैं। तो ये सारे हमारे तर्क शक्ति का भी इसमें विकास करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल पावर, मतलब विश्लेषण शक्ति का विकास होता है। अब इससे हमारे विश्लेषण शक्ति का विकास हो रहा है ना। मतलब अर्थशास्त्र में मनुष्य के आचरण संबंधी आंकड़े एकत्रित करके इनके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, मनुष्य की विश्लेषण शक्ति का भी विकास होगा। इट मीन्स हम इसमें क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे एंड वेरियस एस्पेक्ट पर लाइफ के हम जो डाटा कलेक्शन किया है उसका हम क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, और ये कंक्लूजन ही एनालिटिकल पावर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की एनालिटिकल पावर क्या होगी, इससे इंक्रीज होगी, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट कंपैरेटिव इम्पोर्टेंस, मतलब सापेक्षिक महत्व की जानकारी, है ना। इससे क्या होगा, इससे सापेक्षिक महत्व की जानकारी मिलेगी, है ना, कंपैरेटिव इम्पोर्टेंस मिलेगा। इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स क्या करता है, हमको कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करता है, बेसिस ऑफ कंपैरिजन में, है ना, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लोगों के सेटिस्फेक्शन जो कंजम्पशन के थ्रू हो रहा है उसकी हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हमको क्या मिलेगा, सापेक्षिक महत्व की जानकारी मिलेगी। जैसे अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमको क्या मिलता है, बहुत सारा नॉलेज मिलता है, जिसके आधार पर क्या करते हैं हम कि इंसान या मनुष्य अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें मिलती है सीखने के लिए। देन फोर्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक उन्नति का मार्गदर्शन। अब इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है हमारा, ठीक है, आर्थिक रूप से हमारा विकास हो रहा है, क्योंकि आर्थिक रूप से हमारा विकास कैसे होगा, जैसे जो विकसित देश हैं, है ना, वो तो ऑलरेडी उन्नति कर चुके हैं, पर जो विकासशील देश हैं जिनमें अभी डेवलपमेंट की प्रोसेस चल रही है, तो उसमें क्या होगा, उनकी धीरे धीरे क्या होगी, उन्नति होगी। इसका मतलब क्या है कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हमको क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिखाता है, उसकी स्टडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिसमें डेवलप्ड और अनडेवलप्ड नेशंस जो हैं मूविंग होते हैं, किसके लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, जो अपनी प्लानिंग को और बेटर तरीके से यूटिलाइज करते हैं एंड देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं अपनी कंट्री का। देन फिफ्थ पॉइंट है राइज इन नॉलेज, मतलब ज्ञान में वृद्धि। अब हमारा नॉलेज जो है, नॉलेज में भी क्या मिल रहा है, इसमें नॉलेज भी इससे हमारा इंक्रीज हो रहा है। इकोनॉमिक्स लीड्स टू राइज इन नॉलेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग के नॉलेज को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इससे हमको नॉलेज मिलता है कैपिटलिज्म का, सोशलिज्म, कम्युनिज्म आर ऑब्टेन्ड थ्रू द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के थ्रू हमको कैसे मिल रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ज्ञान मिल रहा है ना। फिर समाजवाद और साम्यवाद, ये सारी अर्थव्यवस्था का हमको ज्ञान मिल रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है, अर्थशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य के ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है ना। तो अब हम नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। अब है हमारा प्रैक्टिकल एडवांटेजेस। इसमें हमारे प्रैक्टिकल एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन थ्रू एक्सपेंडिचर टू अर्न इनकम, आय के व्यय से अधिकतम संतोष, है ना। इससे हमको क्या मिल रहा है, आय के व्यय से हमको अधिकतम संतोष मिल रहा है ना। जैसे
हमारे यहाँ पे बहुत सी लेडीज़ें रहती हैं या कंज्यूमर रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सीमित आय में किस प्रकार से उनको खर्च करना है कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, वो ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, सीख लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, हमारे लिमिटेड इनकम में हमारे हाउस होल्ड्स हैं या हमारे कंज्यूमर क्या करते हैं, उनके सामने प्रॉब्लम होती है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, इसके थ्रू लिमिटेड इनकम में भी वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को कैसे अर्न करते हैं, अपनी लास्ट यूनिट यानी लास्ट 1 रुपीज़ तक वो कितना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं, ये सारी जानकारी उनको किससे सीखने को मिलती है, प्रैक्टिकल एडवांटेजेस के थ्रू, इकोनॉमिक्स से। देन सेकंड है यूज़ ऑफ फैमिली बजट, यानी पारिवारिक बजट का उपयोग। इसमें क्या करते हैं, वो पारिवारिक बजट का भी उपयोग करते हैं, है ना। पारिवारिक बजट यानी जैसे सपोज़ करो आपकी मम्मियाँ हैं घर पे, है ना, मम्मी क्या करती है, फैमिली का बजट बनाती हैं, है ना। तो उनको बजट बनाने का क्या हो जाता है, नॉलेज मिल जाता है, जिसके आधार पर वो क्या करती हैं, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस में इजीली एडजस्टमेंट बिठा लेती हैं, है ना। और उसके अलावा में वो क्या करती हैं, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज भी कर लेती हैं। क्यों, क्योंकि उनको क्या है, ये सब करने की आदत होती है ना। तो ये फैमिली बजट किस तरीके से, फैमिली बजट कौन यूज़ करता है, मम्मियाँ, है ना। देन थर्ड है बाज़ार का अध्ययन, स्टडी ऑफ मार्केट। अब इसमें हमको बाज़ार का अध्ययन करने को भी मिलता है। अब उपभोक्ता जो होते हैं वो अध्ययन कर अपनी आवश्यकता की वस्तु को उचित मूल्य पर प्राप्त करता है। आपको सभी को पता है, जो कंज्यूमर होते हैं वो मार्केट की हेल्प से क्या करते हैं, अपनी कमोडिटीज़ जिसकी उनको नीड होती है उसकी सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए अफोर्डेबल प्राइस क्या करते हैं, बियर करते हैं। अगर आपको पता चले कि नहीं भाई ये पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ से हमको क्या मिल रहा है, रिजनेबल रेट पे सामान मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस रिजनेबल रेट पर जा कर के मूव कर लेंगे, फिर हमारी परचेसिंग हम उस पे एक पर्टिकुलर शॉप से ही करेंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या है, हम बाज़ार का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब इससे क्या होगा, हमारे उत्पादन में भी वृद्धि होगी, है ना। उत्पादन संबंधी आर्थिक नियम के आधार पर क्या होगा, उत्पादन की न्यूनतम लागत पर हमको अधिकतम उत्पादन करना है। अगर हम देखते हैं कि भैया हमारा क्या होना चाहिए, कॉस्ट हमारी मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो क्या करेंगे हम, प्रोडक्शन लॉ के थ्रू हम क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, प्रोडक्शन को मिनिमम कॉस्ट पे करने की कोशिश करेगा, एंड उसी की वजह से क्या होगा, मैक्सिमम क्वांटिटी क्या होगी, परचेस होगी और मिनिमम कॉस्ट पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स एक्सचेंज, यानी विनिमय में सुविधा मिलेगी, है ना। अब विनिमय में कैसी सुविधा मिलेगी कि भाई हमारा जितना भी एक्सचेंज है उसमें हम स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स जो प्रोवाइड हो रही है, इसमें हमको नॉलेज कैसा मिल रहा है, मार्केट का, प्रोड्यूसर्स का, बिजनेसमैन का, इनका सभी का हमको क्या मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है ना। तो इससे क्या होगा, हमारे जितने भी उत्पादक हैं या व्यापारी हैं जिनको बाज़ार की स्थिति का ज्ञान हो जाता है, जिससे उनको विनिमय में क्या होती है, सुविधा होती है, जो कि वो बिज़नेस इजीली कर लेते हैं। या विनिमय करना है ना, आपको भी सभी को पता है कि हम एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेते हैं, पर ये वस्तु विनिमय हो गया, पर हम विनिमय की बात क्या कर रहे हैं कि वो उधार लेना है, नकद लेना है, इस तरीके की विनिमय की सुविधा भी वो अपने लिए हासिल कर लेते हैं। फिर है फैसिलिटेट्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण की सुविधा। अब वितरण की सुविधा के सिद्धांत के आधार पर क्या होगा, उत्पादक साधनों को संतुष्ट करके साथ में खुद भी लाभ अर्जित करेगा। भाई वितरण में जितने भी लोग उसके शामिल हैं उनको सभी को उसको पैसा देना होगा, निश्चित सी बात है। क्या वो अकेला कमा सकता है क्या, नहीं, है ना। जब जो रॉ मटेरियल देने वाला है उसको भी थोड़ा प्रॉफिट होना चाहिए,
है ना। जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसको भी प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब प्रोडक्शन के हर एक फैक्टर्स को क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तभी क्या होगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा और लोगों को फ़ायदा होगा, है ना। तो ये है हमारी वितरण में सुविधा। मतलब इसमें क्या है, इससे हमारे जो ग्राहक हैं उनको वितरण की सुविधा भी मिल जाएगी। अब वितरण में हमारे पास भी बहुत सारे लोग होते हैं, आपको सभी को भी पता है ना। वितरण में हमारे पास कितने लोग होते हैं, जैसे भूमिपति है, लैंडलॉर्ड है, उसको लगान मिलेगा, है ना। लेबर है, लेबर को वेजेस मिलेगी। फिर हमारे पास में जो कैपिटलिस्ट हैं या फिर हमारे पास में जो हमारे इंस्टीट्यूटर्स हैं जो हमको मनी प्रोवाइड करते हैं, पूंजीपति हैं, उनको ब्याज मिलेगा। जो प्रबंधक हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, है ना। जो ओनर हैं, जो साहसी है, जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, उसको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में होंगी, वितरण में सुविधा के लिए होगी, है ना। इसके साथ साथ क्या है, उनकी नेशनल इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, है ना। और नेशनल इनकम इंक्रीज़ होने के साथ साथ उनको क्या है, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या मैटर्स हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें उनको देखने को और समझने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे अर्थशास्त्र की सीमाओं की। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये सारे आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ये सारे नोट्स हैं। अब आप 9-10 की क्लासेस में नहीं है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं। आप इसमें इस तरीके से कॉपी में नोट्स बनाएंगे जिससे कि क्या है, आपको रटने की और आंसर रट के लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपको समझ के अपने ओन वर्ड्स में लिखना होते हैं आंसर, ठीक है। जैसे आपको ये पॉइंट दिया है, पॉइंट को डिस्क्राइब आपको अपने वर्ड्स में करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपको आगे डिस्क्रिप्शन में बनाने पड़ते हैं। जैसे पॉइंट है, पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करना होगा। अगर इनकेस क्वेश्चन आ जाता है आपको कि इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल एडवांटेजेस बताइए या समझाइए, तो निश्चित सी बात है आप क्या करोगे, उस केस में आप इसमें ये पॉइंट्स लिख करके उसको डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें आंसर लिखने का तरीका बताया गया है। हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हर क्वेश्चन के शब्द अलग अलग होते हैं जिसमें आपको आंसर लिखना होता है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं। आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गर्ल्स।